मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके सहवास तथा दर्शन का और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं मेहराश्रम प्रेमाश्रम के दिन के, और इसमें हम अब्दुल्ला पकरवान के जीवन में आगे क्या हुआ, ये अद्भुत उसका जो जीवन प्रवास है आगे का, इतनी घटनाएं उसमें घटी है और इतनी अद्भुत घटनाएं हैं, रहस्यमय घटनाएं हैं कि इसके आगे कोई फिल्म भी कम पड़ेगी। लेकिन कैसा पूरा इस सब जीवन काल में, जैसा बाबा ने कहा था कि आप कहीं भी रहो, इंटरनली मुझसे जुड़े रहो, अंतर्वर्ती जो आपका मेरा रिश्ता है वो कायम बने रहे, यह बाबा ने कहा था सभी को। और इसी प्रकार का उसका जीवन, मतलब जीवन के बाकी सब में होकर भी वो उससे नहीं, कैसा नहीं था, पानी में जैसा कमल का पत्ता होता है वैसा। और हम लोगों को हमेशा एक सवाल था, मेरे भी मन में ये था कि जब वो अब्दुल्ला पकरवान मतलब छोटा बाबा जो 6वीं भूमिका तक गया था, आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि क्यों इतना आगे जाने के बाद बाबा उसे छोड़ के आए, जिसका जिक्र और कहीं भी नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला पकरवान के स्वयं मुख से ये सुनने को इसमें मिलता है, उसने स्वयं बाबा से जिद की थी कि ईरान में अपने गांव वापस रहने की, जाने की। तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात भी हम आज देखेंगे। तो पिछले बार हमने इसमें से कुछ पोर्शन देखा था, आगे उसकी कैसे शादी हुई, दो शादियां कैसे हुई, और कैसे जेल गया, ये सब हम देखने के पहले पिछले बार 239 नंबर के पेज पर एक पत्र है जो दादा चांद जी द्वारा, दादा चांद जी के मार्फत से, मतलब अब्दुल्ला पकरवान ने बाबा के लिए लिखा था, दादा चांद जी को एड्रेस किया था। तो इस पत्र की प्रति हमारे पास है। तो अभी तो मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन दुर्भाग्य से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं गांगड़े सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पत्र को पढ़े। जय बाबा सर। जी मैं कोशिश करता हूँ। शुरू करूँ? यस सर, यस प्लीज। मैं भी अपना कॉपी खोल के रखती हूँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, बट एक से दो भले कहीं एक आध शब्द, लेकिन मेरे से अच्छा आप ही पढ़ेंगे। चाहिए तो हिंदी में बीच में जरूरत पड़ेगी तो बोलती हूँ, या दो लाइन आप पढ़ते जाओ, मैं हिंदी में बोलती जाऊँ। यदि संभव है तो आप ही हिंदी में भी बोल दीजिएगा सारांश रूप से, ठीक है? मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप ही हिंदी में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं आगे। ठीक है, आप शुरू करें सर, तब तक मैं इसको खोल के देखती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन किए हैं, फिर भी मैं भी जुड़ी हुई हूँ। आप शुरू करें प्लीज। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। The letter was written on 25th June 1930. My dear Dada Chan, the Baba's letter and instruction that to tell you that I became much happy by receiving a kind letter from his divine personage and information of Mandli's health, etc. Continue? अच्छा, मुझे हिंदी में एक मिनट। हाँ, Just today, the 24th, I received the letter from you containing the bill of loading of one typewriter sent by you. I thank you much, and tomorrow I am going to take it
the customs. Just it is some time that I have asked some friend who is with custom for the words, shadow words है कि मुझसे not clear, for the words delayed and kept have, ये भी थोड़ा clear नहीं है, and he has promised me to do the needful, and I hope I will manage something, which by doing so I will inform you all about it. It Yes, please go ahead. and it is a very short time for the mail closures. So I wrote this much. Also waiting for the coming week to write more fully to you and Sri Baba too. Just as for the some management of supporting myself, I have applied for some job in the Anglo-Persian Oil Company, and I am engaged at the salary of 350 grams per month, just sufficient for the sake of being for some time. Now I must say my love to all Mandlis, the lucky fellows, in the presence of His Holiness Shri Baba. Yours, Chota Baba. This is the letter written letter of January 25, 1930 from Abdullah Bakarwan, his new life in Persia after he left Meher Baba in October 1929. Jai Mehta. Thank you, sir. Thank you, Gangre sir. Thank you so much. Now, for the benefit of all, I'll try to again reread because I'm finding it's very difficult, but I'll try. I'll reread, not reread as such, but I'll try to make it in Hindi. तो मेरे प्रिय दादा चांद जी 25 जून 1930 श्री बाबा is later and I'm finding it difficult. Received and बाबा का पत्र मिला and I am glad. मैं बहुत खुश हूँ यह बताने के लिए that I became much happy. मैं बहुत खुश हुआ by receiving आपके यहाँ से ये दया भाव पूर्ण पत्र मिलके I'm sorry it might not be perfect because I'm finding very difficult to read these letters and I hope you are able to hear me. मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक? From his divine personage, ये दैवी बाबा के लिए डिवाइन पर्सोनेज सुंदर शब्द का उपयोग किया है. दैवी प्रियतम से ये इतना दया भाव पूर्ण पत्र पाके मैं बहुत खुश हूँ. एंड इंफॉर्मेशन और मंडली के तबीयत वगैरह के बारे में जो जानकारी इस पत्र में दी वो पाकर मैं खुश हूँ. सर कहीं गलत है तो बता देना. Just today, the 24th, I received the letter from you. आज 24 को भी आपके यहाँ से मुझे पत्र अभी मिला और जिसमें वो टाइपराइटर का जो है बिल है. अब पहले के ज़माने में अगर बाई अभी भी ये है बिल ऑफ लैडिंग, जब बाई शिप कोई वस्तु जाती है भेजी जाती है तो बिल ऑफ लैडिंग होता है जिसके बिना उस वस्तु को प्राप्त करना संभव नहीं होता है. तो जैसे बाबा ने वहां से उनको टाइपराइटर भेजा है तो उसका बिल ऑफ लैडिंग उसमें दिया था वो पत्र के मार्फत. उसके बारे में वो धन्यवाद दे रहे हैं. वो ये भी कह रहे कि मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और कल मैं उसे कस्टम से छुड़ा लूंगा. कस्टम से काफी प्रोसीजर लंबी होती है शिप के वहां जाके कस्टम से ड्यूटी भर के उसको निकालना वगैरह वगैरह. ड्यूटी है नहीं है वो देख के. Just it is some time that I have asked some friend who is in the customs for the books delayed and kept her and has forgiveness me to do the needful. सर ये पढ़ना कि मैं अभी कुछ देर पहले मेरे मित्र से कस्टम्स में पूछा था फॉर द
वर्क, अच्छा, कस्टम्स में काम करने के लिए मैंने मेरे एक मित्र से पूछा था और यह काफी देर हुई है एंड केप्ट हर एंड ही हैज प्रॉमिस मी टू डू द, और उस मित्र ने कहा है कि कस्टम्स में तुम्हें काम दिलाऊंगा, और वैसा बाद में ये कस्टम्स में काम करते भी थे। एंड सही है ना सर? एंड होप आई विल मैन, हाँ थैंक यू, आई विल मैनेज समथिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं, क्योंकि कुछ तो प्रबंध इसका करूंगा कि बाबा ने इनको सबको आत्मनिर्भर बनाया था, हमने पढ़ा है, अपना कमाई खुद कमा के कैसा जीवन जीना है, तो उसकी कोशिश जो भी जारी थी वो बाबा को लिख रहा है। विच बाय डूइंग सो वी विल इन्फॉर्म यू ऑल, और जैसे ये हो जाएगा तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। मैं कस्टम्स में अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ। एज इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर द हेल्थ क्लोजर्स, मेल क्लोजर्स, हेल्थ क्लोजर्स, so I wrote this much and, अच्छा, कि अभी ये उस समय होता था, डाक जाने का समय होता था, तो वो बोलते हैं कि अभी समय कम है इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ ही रुकता हूँ एंड वेटिंग फॉर द कमिंग, अगले अगले हफ्ते के लिए मैं इंतज़ार करता है कि आपको और अधिक, राइट मोर फुल्ली, आपको और अधिक इन डिटेल जानकारी दे दूँ आपको एंड बाबा को, इसके विषय में मैं अधिक जानकारी दे दूंगा। आज मैं मेरे ये अभी डाक जाने का समय हुआ है तो मैं इतना ही यहाँ लिखता हूँ, समय अपना पत्र कंक्लूड करता हूँ। जस्ट एज फॉर योर, आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, मैनेजमेंट ऑफ, सॉरी क्या है सर ये, मैनेजमेंट ऑफ माई सेल्फ, अच्छा ये खुद का अपने रोजी रोटी के बारे में लिख रहे हैं कि आई हैव, कि मैंने अपने आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीवन चरित्र के लिए मैंने अर्जी की है फॉर इन द, हाँ ये एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी और इसमें इनको काम मिल भी गया, इसमें ये काम भी कर रहे थे। इसके अधिक जानकारी हम अभी आज के सेशन में आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने बाबा को जानकारी दी है कि एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने मैंने अपने अर्जी दी है, मतलब काम के लिए है ना, जॉब के लिए, एंड आई एम एंगेज्ड एट द, और ये इनके कोशिश जारी है, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था आत्मनिर्भर बनना, स्वयं कमाना और खाना वगैरह, तो उन्होंने कस्टम्स में भी कोशिश कर रही है, कंपनी में भी उनको अर्जी की थी तो वहां पर उनको काम मिल गया है, और वहां पर उन्होंने ये सैलरी भी अपनी कोट की है बाबा को, 350 ग्राम्स वहाँ की जो करेंसी है हर महीने को, तो वो इतनी ही सैलरी है, पर्याप्त है, बस कैसे वैसे उसमें मैं अपना मैनेज कर सकता हूँ जीवन, इतना वो सैलरी है, बहुत अधिक नहीं, बहुत मतलब पर्याप्त, मतलब कह सकते हैं कि ओके, मतलब नॉट वेरी गुड सैलरी, पर मैं उसमें कैसा तो भी मैनेज करूंगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। आई मस्ट सेंड माय, और वो फिर कहते हैं कि मैं सब मंडली जन को, ये बिना भूले हर पत्र में मंडली जन का बात जरूर करता है अब्दुल्ला पकरवान, हमने देखा है, तो सब मंडली को मैं मेरा प्रेम देता हूँ। लकी फेलोज या in the promise of his, in the presence of his, हाँ ये सौभाग्यशाली जो है कि जो बाबा की कंपनी में है, इनको मैं मेरा, और श्री बाबा को भी मैं मेरा बहुत प्रेम देता हूँ। युवस छोटा बाबा, ओह इट वाज अ हर्क्यूलन टास्क, थैंक यू गंगरेश सर, थैंक यू बाबा। हम आगे अपना रीडिंग जारी करते हैं। या तो ये पत्र था अब्दुल्ला पकरवान ने बाबा को लिखा हुआ, उसको एड्रेस किया था उन्होंने दादा चांद जी को। तो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 239 में, दिस हैंड रिटन लेटर ऑफ जनवरी 25, 1930 फ्रॉम अब्दुल्ला पकरवान टेल्स ऑफ हिज न्यू लाइफ इन पर्शिया आफ्टर ही लेफ्ट मेहर बाबा इन अक्टूबर 1929। अक्टूबर 1929 को बाबा को छोड़ने के पश्चात
अब्दुल्ला पकरवान के जीवन के बारे में उसने 25 जनवरी 1930 के इस पत्र में अपने हस्ताक्षर में लिखा हुआ पत्र यहाँ पर हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 241। अब आगे आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का मैं रेफरेंस दे दूं कि इनको अभी अब्दुल्ला पकरवान कस्टम्स में काम कर रहे थे। अब मेहर जी करकेरिया ने अपना कारोबार वहाँ बंदरगाह जगह पे शुरू किया था। उनको ऐसे आदमी की जरूरत थी कि जो अच्छे से पर्शियन जानता है। तो उनको पता चला कि अब्दुल्ला पकरवान यहाँ पर कस्टम्स में काम कर रहा है, तो उनका मन था कि अब्दुल्ला पकरवान अगर मेरे साथ काम करता है तो अच्छा होगा। हमें ये सबको याद है कि मेहर जी करकेरिया अब्दुल्ला पकरवान के टीचर थे मेहराश्रम में, प्रेमाश्रम में। तो वो ऐसे डायरेक्ट उसको देखो बाबा के लोग कैसे होते थे, छोटी छोटी चीजें जिसको बोलते हैं ना, बाल से भी बाका रहता है, खुदा का दस्तूर, ऐसे शेरियार जी के शब्द है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उन्होंने उसको अप्रोच किया और काम पे रख लिया, नहीं। मेहर जी करकेरिया ने बाबा को पत्र लिखा, आप लोगों को याद होगा पिछले बार का, कि बाबा अनुमति दे दे कि मैं अब्दुल्ला को अपने यहाँ काम पे रख लूंगा। तो बाबा ने उनको अनुमति दी थी, बल्कि बाबा बोले कि मैं बहुत खुश हूँ। अब इन्होंने पत्र लिखा, लेकिन ना अब्दुल्ला पकरवान वो पत्र मिला, लेकिन ना ही अब्दुल्ला पकरवान हाँ बोलता था, ना ही ना बोलता था, और ना ही वो उनका काम ज्वाइन किया। तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब इन्होंने बाबा को सूचित किया तो हमने ये भी देखा था कि अचानक बिना कोई वजह उसकी ट्रांसफर हो गई। किसकी? अब्दुल्ला पकरवान की। मतलब चाबी बाबा ने घुमाई होगी। देखो कैसी बाबा की कार्य रीति होती है, बाबा चाहे कहीं भी हो। तो अब्दुल्ला जिस बंदरगाह पर काम कर रहा था वहां पर से उसकी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई और तबादला हो गया। और जब वो नए काम पर जा रहा था तो उसने सोचा कि जाते जाते मैं मेहर जी करकेरिया को मिल के जाता हूँ। और मेहर जी करकेरिया और उसके बीच में जो बातचीत हुई थी, वो बातचीत मेहर जी करकेरिया आईवीड्यूस को बताते हैं, और आईवीड्यूस के किताब में इसका जिक्र है। ये सारा हम लोग इसमें पढ़ चुके थे यहाँ तक कि इतनी सारी बातें पढ़ चुके थे। आगे मेहर जी करकेरिया को मिलने जब अब्दुल्ला पकरवान गए, तब मेहर जी ने उसको बोला कि अब तुम कहीं जाएगा नहीं, मेरा ही काम पकड़ेगा, यहीं रहेगा। तो इसके आगे हम आज पढ़ते हैं कि क्यों उसने मेहर जी करकेरिया का काम लेने में क्यों असमर्थ था, उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। ये बहुत रोमांचकारी बोलो, अद्भुत बोलो, व्हाटएवर, इतने मतलब ये है, ये उसकी तकलीफें आप देखोगे, इतने उच्च भूमिका में जाके जो स्थित हुआ है, उसके जीवन में आगे क्या घटित हुआ, वो जानने के पश्चात हम लोगों को पता चलेगा कि वेयर वी आर नो वेयर एक्चुअली। एनीवे, आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 241। तो मेहर जी करकेरिया बोल रहे हैं, आई टोल्ड हिम एट द टाइम आई वुड नॉट अलाउ हिम टू गो ऑन। तो मेहर जी करकेरिया उसे बोले, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अब कहीं भी, यहीं पे तुमको करना है, यहीं पे काम पकड़ना है। रिकॉल्स मेहर जी को याद है, who basically insisted that the young man stay and work with him। उन्होंने आग्रह किया कि अब्दुल्ला उनके साथ ही रहे और उनके साथ ही काम करे। अब वो भी बाबा का बच्चा, छठवीं भूमिका का आदमी है, कोई होता तो ऐसे पकड़ लेता था, लेकिन उसने देखो काम पकड़ने के पहले उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, ये सारी कहानी उन्होंने मेहर जी करकेरिया को बता दी है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। Abdullah then revealed to Meherji why he was reluctant to accept the offered job that would take him to another town। फिर अब्दुल्ला ने, छोटा बाबा ने उनको बताया कि दूसरे शहर में जाके काम लेने के लिए वो क्यों हिचकिचाहट कर रहे थे, कोई उसकी वजह क्या थी। अब ये पूरी कहानी बता रहे हैं। Abdullah backgrounded the story with his description of leaving Baba back in October 1929। अक्टूबर 1929 को बाबा से वो कैसे बिछुड़ गए, उसकी वहां से उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी कहानी अब वो मेहर जी करकेरिया को बता रहे हैं। बाबा डिड नॉट वांट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग ध्यान से इसको सुनिए। बाबा डिड नॉट वांट अब्दुल्ला टू लीव एट द टाइम, but he had insisted
on returning to his home village during the visit to Persia. हम लोगों को याद होगा ईरान की यात्रा पर बाबा आगा अली अलोबा काका और अभी मुंह में आ गया अलोबा जी, आगा अली और छोटा बाबा, इन तीनों को लेके गए थे बाबा ईरान की टूर पर, आपको याद होगा। और उस समय उसे वहां छोड़ने का बाबा का बिल्कुल मन नहीं था। वेरी बिग सीक्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी तक सोच रहे थे, इसके अर्ध गिर्द घूम रहे थे, तो वो स्वयं बोलता है कि बाबा नहीं चाहते थे तभी अब्दुल्ला कि उनसे दूर जाए, परंतु अब्दुल्ला ने आग्रह किया जब वो पर्शिया में थे, तो मुझे अपने घर जाने दो, होम टाउन जाने दो, मेरे देहात में मुझे जाने दो। मेहर जी रिलेट्स, मेहर जी करके आगे बताते हैं, बहुत ये जितनी महत्वपूर्ण है उतनी भावुक करने वाली ये कहानी है। बाबा एम्ब्रेस्ड हिम एंड टोल्ड हिम टू गो। जब उसने बहुत आग्रह किया तो बाबा ने उसे आलिंगन दिया और जाने के लिए कहा। Abdullah says that Baba had tears in his eyes at the moment of departure. देखा, जब वो बाबा से दूर जा रहा था तो बाबा की आंखों में आंसू थे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने तभी भी पढ़ा था कि वो बाबा से बिछुड़ गया तो बाबा की आंखों में आंसू थे, ये हमने पढ़ा था, है ना। पर हमें ये पता नहीं था कि छोटा बाबा अपनी जिद पे बाबा से दूर गया, ये हमें मालूम नहीं था। अब इसके बारे में आगे मेहर जी कहते हैं, much later in narrating the story to Ivy Deuce, Meherji said in his 43 years with Baba, he only twice saw him in tears, and that was not because anyone was leaving or had died, but because of his work. तो मेहरजी करकेरिया कहते हैं आगे, बहुत दिन बाद जब आईवी ड्यूस को उन्होंने अपनी ये सारी कहानी बताई, तब मेहरजी करकेरिया उनको कहते हैं कि बाबा के साथ जो मैंने 43 इयर्स बिताए, इनमें मैंने केवल 2 बार बाबा की आंखों में आंसू देखे, और वो भी कोई मर गया, किसी की मृत्यु हुई, कोई बिछुड़ गया, छोड़ के गया, इसलिए नहीं, परंतु उनके कार्य के लिए उनके आंखों में ये आंसू थे। हम लोगों को याद होगा कि आगा अली के रिश्तेदार जबरदस्ती ईरान में उसको लेके गए, तभी भी बाबा के आंखों में आंसू थे, हमने ये पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे वो कहते हैं मेहर जी करकेरिया, थैंक यू, जिसको याद है वो अंगूठा दिखा रहे, मुझे अच्छा लगा। आई रिमेम्बर सेइंग टू अब्दुल्ला एट द टाइम इन बंदर अब्बास दैट इफ बाबा हैड टीयर्स इन हिज आईज, दिस वाज वेरी सीरियस, दिस वाज वेरी सीरियस। मेहर जी करकेरिया कह रहे हैं, जब अब्दुल्ला फकरवान ने ये मेहर जी करकेरिया को बताया कि मैं अपनी जिद पे बाबा से दूर हुआ और तब बाबा की आंखों में आंसू थे, तब मेहर जी करकेरिया अब्दुल्ला को कह रहे कि उन्होंने अब्दुल्ला से कहा, बंदर अब्बास में उस समय की, यदि बाबा की आंखों में आंसू थे तो यह मामला बहुत अधिक गंभीर था। कभी भी ईश्वर के आगे अपना चलाने का नहीं। हमारा मन, हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षाएं वही होना है जो हमारे प्रियतम की, गुरु की, ईश्वर की मर्जी है, जो उसकी इच्छा है वही इच्छा हमारी होनी चाहिए, उसकी मर्जी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने तभी बोल दिया छोटा बाबा को, ये बहुत गंभीर मामला था, जब बाबा की आंखों में आंसू आए तभी तुमको समझ जाना चाहिए था। The evolving story from Abdullah becomes even more serious. और ठीक उसी प्रकार जब आगे छोटा बाबा ने अपनी कहानी बताई तो वो कहानी और गंभीर होते जा रही थी। कैसे, आगे हम देखेंगे। While working for the Anglo-Persian Oil Company, अभी हमने देखा पत्र में उसका उल्लेख है कि इस कंपनी में मैंने
350 ग्राम क्या बोलते हैं उसको, करंट करा जो उनकी करेंसी है उसमें इस पगार पे मैंने नौकरी कर ली करके उन्होंने बताया था। तो आगे वो कहते हैं, अभी एक छोटा बाबा कह रहा है अपने शब्दों में, while working for the Anglo-Persian oil company in Abadan, Persia, Abdullah was sending Persian newspapers to a friend in Karachi, and the friend would respond by sending Abdullah Indian newspapers. तो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी में काम करते समय वो पर्शिया में अब्दान नाम की जगह पर ये कंपनी थी, स्थित थी, और ये ब्रिटिशर्स इसको चला रहे थे। तब अब्दुल्ला क्या करता था कि उसका एक मित्र कराची में था, हो सकता है वो भी मेराश्रम प्रेमाश्रम का होगा, तो उसे अब्दुल्ला नियमित रूप से पर्शियन अखबार भेजते थे, और वो मित्र बदले में उनको भारतीय अखबार भेजा करता था। अब इस समय कराची, आप सोचेंगे भारत कैसा, हमें ये सोचना चाहिए कि 1929-30 की बात है, और उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था, अखंड भारत था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, कराची पर भी ब्रिटिशों का राज था और भारत का ही वो हिस्सा था। तो ये लोग क्या करते थे, ये छोटा बाबा उसको पर्शियन अखबार भेजता था कराची में, और कराची से उसका मित्र उसको भारतीय अखबार भेजा करता था। अब ये को दोनों दोस्त आपस में अखबारों का आदान प्रदान करते रहे नियमित रूप से। अब क्या हुआ प्रॉब्लम इसमें से, और क्यों करते थे वो? Each of the young men wrote poetry to the other in these newspapers, which raised concern with the authorities in the Persian post office. ये दोनों क्या करते थे, छोटा बाबा वो भारत के अखबारों में अपनी कविताएं लिख के भेजता था, और उसका दोस्त ये पर्शियन में अपनी कविताएं लिख के भेजता था, और दोनों का आदान प्रदान चलता था। लेकिन इससे क्या हुआ, अब हमें यहाँ एक और बात को समझना, ध्यान देना चाहिए। पर्शिया पे उनका जो राजा था, शाह, उसकी सत्ता थी, और ये ईरानियन लोग उस समय ब्रिटिशर्स के बिल्कुल खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे, और उनकी बॉर्डर को लग के भारत की बॉर्डर थी जो कि कराची, अब पाकिस्तान है, मतलब ब्रिटिशर्स का राज वहां पर था। इसलिए ये हमने पहले भी देखा कि बाबा को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी वो बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। इसलिए ये ईरानियन जो लोग थे ये बिल्कुल खिलाफ थे, भारत और ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, कंप्लीट खिलाफ थे। अब जब, और ये बहुत सतर्क भी थे अपनी बॉर्डर के लिए, जैसा हमने देखा कि बॉर्डर से कहीं से बाबा को आने को नहीं मिल रहा था, तो इतना दूर दराज का प्रदेश और रास्ता बाबा ने चुना था, दुस्दाब से लेके बाबा आए थे, और उसमें मुश्किलों भरा रास्ता था। तो ये जब अखबारों का आदान प्रदान इन दोनों के दोस्तों के बीच में हुआ, तब क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो पर्शियन गवर्नमेंट और पर्शियन पोस्ट ऑफिस के अधिकारी थे वो सतर्क थे, उनके मन में संशय आ गया, संदेह आ गया, शंका आ गई। क्या हुआ, दे थॉट इट वाज सम काइंड ऑफ कोड ही वाज सेंडिंग। उनको लगा कि ये कोई सांकेतिक भाषा है, ये पत्राचार के माध्यम से, ये नियमित रूप से दोनों एक दूसरे को क्यों, एक ब्रिटिश राज में है, एक ईरानी राज में है, राजा के राज में, ये क्यों लगातार एक दूसरे को पेपर भेजते हैं? तो ये डेफिनेटली ये जासूस है और कोई सांकेतिक इनका ये कोड वर्ड है। द ऑयल कंपनी वाज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। भले छोटा बाबा ईरान में था, लेकिन जिस कंपनी में वो काम करता था वो कंपनी चलाते थे ब्रिटिशर्स। तो ईरानी गवर्नमेंट का, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी का जो संशय है, संदेह है, शंका है, इनके ऊपर डाउट है, और अधिक पक्का हो गया कि ये ब्रिटिश कंपनी में काम करता है अपना आदमी छोटा बाबा, और वो भारत में पेपर भेजता है, न्यूज़पेपर भेजता है, इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है। The oil company was in the hands of the British, seen as enemies of Persia. मेहर जी told Ividius, मेहर जी करके रिया आइविडियस को बता रहे हैं कि उस समय ये जिस कंपनी में अब्दुल्ला काम करता था
वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, जो कि पर्शिया के पक्के दुश्मन थे। So they incorrectly thought Abdullah was a spy and he was thrown into prison without a hearing or a trial. उनको संदेह हुआ, शंका, ए डाउट आया कि अब्दुल्ला पकरवान जो है ये ब्रिटिशर्स का जासूस है, हेरगिरी करता है, स्पाई है, और इसके लिए उन्होंने कोई भी पूछताछ के बिना, सुनवाई के बिना, उसकी कुछ बात सुने बिना, उसको कुछ सवाल किए बिना उसको सीधा जेल में भेज दिया। किसको? छोटा बाबा को, अब्दुल्ला पकरवान को, जो 6वीं भूमिका का है। उसको क्या हुआ, उसके ऊपर डाउट आया तो उसको ये ऑयल कंपनी ने सीधा जेल भिजवा दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, कोई उसकी पूछताछ नहीं, कुछ भी नहीं, डाल दिया उसको जेल में। किसने? पर्शियन गवर्नमेंट ने। अब्दुल्ला स्पेंड 3 months इन अ जेल सेल। जेल के कोठरी में उसने, अब्दुल्ला पकरवान छोटा बाबा ने 3 महीने गुजारे। आफ्टर दिस he was released as there was not real evidence against him. इसके पश्चात उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत था ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था। ये तो अपने मस्ती में मस्त रहता था। आगे वो हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार वो दुनिया में होके भी दुनिया का नहीं था और कैसे अपने मस्ती में जी रहा था। अगर वो दुनिया का होता तो वो सोचता था कि ये हो सकता है, नहीं बाबा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मस्त नहीं था उसमें। ये सारा भारत को कभी वो पराया देश समझा ही नहीं। आगे चलते हैं। बट अ स्टिपुलेशन टू हिज फ्रीडम वाज एडेड। उसको रिहाई तो कर दी, लेकिन इसकी रिहाई में, आजादी में एक शर्त डाली गई। वो क्या शर्त थी? अथॉरिटीज सेड he had to remain in his hometown in Persia and not move from place to place. उसमें उसकी रिहाई में ये शर्त डाली गई कि उसको केवल पर्शिया में, उसका जो होम टाउन था, उसका अपना शहर जो था, उसी में उसको रहना है और एक शहर से दूसरे शहर में, यहाँ से वहां जाना नहीं। उस देश के अंदर भी एक सिटी से दूसरी सिटी में वो जा नहीं सकता, ऐसी शर्त डाली थी। अब हमको पता चलता है कि क्यों वो अपना जगह छोड़ करके बंदरगाह मेहरजी करकेरिया का जॉब करने जा नहीं रहा था, और कैसे अचानक, जैसे मेहरजी करकेरिया ने बाबा से अनुमति ले ली तो कैसे अचानक उसकी ट्रांसफर हो गई, तबादला हो गया। जिस कस्टम ऑफिस में वो काम करता था, जिस पोर्ट पर वो काम करता था, जिस बंदरगाह पर वो काम करता था, वहां से उसको ट्रांसफर कर दिया अचानक से। अब आगे क्या होता है ये तो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है, स्टोरी बने रहिएगा। So this was the reason he was not going to shift locations and join my office and work for me. तो मेहरजी करकेरिया आईवीडी उसको बताते हैं, यह वो कारण था, ये रीजन था, यह ये कारण था कि वो अपना जगह नहीं बदल पा रहा था, शिफ्ट नहीं हो रहा था, और इसके लिए वो मेरा ऑफिस ज्वाइन करके मेरे साथ काम करने में अक्षम था, क्योंकि उसके ऊपर जैसा तड़ी पार वगैरह रहता है वैसा एक गवर्नमेंट का है, तुम ये जगह नहीं छोड़ सकते। तो उसका बिल्कुल ये ठप्पा लगा है, तो पुलिस उसको नहीं तो वापस गिरफ्तार करेगी। तो देखो ये किस प्रकार होता था, है ना। आगा अली के बारे में क्या हुआ? कोर्ट केसेस, उसके पार्टनर ने उसको फंसाना, कितने सारे कोर्ट केसेस, और उसको तड़ीपार की आज्ञा करके उसको भारत के बाहर फेंक दिया। आगा अली के बारे में यह हुआ। अब्दुल्ला पकरवान के बारे में क्या हुआ? उसको एक अपना होम टाउन छोड़ के कहीं वो जा नहीं सकता, मतलब एज गुड एज अपने उसके शहर में उसको बंदी बना के रख दिया गवर्नमेंट ने एक तरह से। पेज नंबर 242। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक सुंदर महिला की सुंदर तस्वीर, आप देख लीजिएगा। पता नहीं मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ या नहीं है। ये जो है ये वो
चरित्र है अब्दुल्ला पकरवान की दूसरी बीबी ने लिखा हुआ जिलजिला। और ये अब्दुल्ला पकरवान की दूसरी बीबी है। अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर महिला है, बहुत सुंदर ही नहीं तो इसका क्या महान कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं क्या बोलेंगे, उसका जो भी है महानता वो हम आगे देखने जा रहे हैं। तो हाउ लाइफ टेक्स टर्न वगैरह वगैरह, क्या ये सब खुदा की बातें खुदा ही जाने। पेज नंबर 242। Sorry. He finally convinced Abdullah that the Persian government of the current day was not the same now, that there were many American and British nationals living in the country. तो जैसे कैसे मेहर जी करकेरिया ने उसको राजी किया, उसको विश्वास दिलाया कि अब तुम इस बात से और अपनी आज्ञा से, वो जो है गवर्नमेंट की शर्त से डरो मत। अब वो पुराना पर्शियन गवर्नमेंट नहीं रहा है, अब की पर्शियन सरकार जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है और अब उसमें काफी सारे अमेरिकन और ब्रिटिश नेशनल के नागरिक अब उसमें देश में रहते हैं। आगे मेहर जी कहते हैं, आई टोल्ड हिम वी हैड इन्फ्लुएंस। मेहर जी करकेरिया कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई दिक्कत आएगी सरकार दरबारी में तो अपना प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, हमारे जान पहचान है। एंड आई वुड डू एनीथिंग पॉसिबल टू हैव हिम वर्क विथ मी। और मेहर जी कहते हैं कि मेरे साथ काम करने के लिए मैं जो संभव सारे प्रयास करूंगा। ऐसा उन्होंने उसको बहुत आग्रह किया, जताया, विश्वास दिलाया कि उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए, he finally agreed to move and he worked with me up until I left Persia in the early 50s. तो अंततः यह 1930-31 की बात होगी कि अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा ने अपना काम छोड़ करके मेहर जी करकेरिया के यहाँ उनके ऑफिस में प्राइवेट एक जॉब, दूसरा जो कस्टम्स में था, मतलब गवर्नमेंट का था, वो छोड़ करके मेहर जी करकेरिया का, क्योंकि हम जैसा देखते हैं ना, कोई भी सोचेगा कि ये तो कस्टम्स है, मेरा परमानेंट जॉब है, मेहर जी करकेरिया आज है कल नहीं रहेंगे, मेरा जॉब जाएगा। लेकिन ये सब विचार उसने नहीं किया। अपना गवर्नमेंट का जॉब छोड़ करके उसने, क्योंकि अब वो कस्टम्स में था, वो ऑयल कंपनी में नहीं था, उसने वो कंपनी छोड़ दी क्योंकि वो तो जेल में गया था ना, इसके बाद उसका वो कस्टम्स में काम हो गया था। तो वो कस्टम का काम छोड़ करके अब्दुल्ला पकरवान ने मेहर जी करकेरिया के ऑफिस में ज्वाइन किया। उनके लिए उसने, जब तक मेहर जी करकेरिया ईरान में थे तब तक, मतलब आखिर तक मेहर जी करकेरिया के ऑफिस में उसने काम कर लिया अब्दुल्ला पकरवान ने। और जैसा हम देखते हैं कि 1950 में, 50s के दशक में मेहर जी करकेरिया ने पर्शिया छोड़ दिया और वापस भारत आ गए। तो वहां तक, तब तक वो आखिर तक उनके पास उसने अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा ने काम किया। अदर चेंजेस वे occurring in Abdullah's life in the 1940s। अब आगे उसकी कहानी मेहर जी करकेरिया बता रहे छोटा बाबा की, जो सबको सुनने की बहुत उत्सुकता है। 1940 में अब्दुल्ला के जीवन में काफी बदलाव आए, और भी कोई बदलाव आए। अब वो क्या थे? ही मैरिड फतमेल नेसा। फतमेल नेसा नाम की लड़की से उन्होंने शादी की। दे हैड अ सन रोकना एंड देन फतमेल बिकेम प्रेग्नेंट अगेन। ट्रेजिकली मदर एंड वन ऑफ हर न्यू बॉर्न ट्विंस डाइड सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो अब्दुल्ला पकरवान ने शादी कर ली फतमे निसा के साथ। रोकना नाम का उनका एक बेटा हुआ। अब दूसरी बार जब उनकी पत्नी कैरिंग थी, प्रेग्नेंट थी, तब उसे एक ट्विंस को उसने जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म देते समय ट्विन में से एक बच्चा और माँ, मतलब उनकी पत्नी अब्दुल्ला की, दोनों गुजर गए। सडनली अब्दुल्ला वॉज विडोड with a young son and a baby girl, Mary, who survived the birth। तो इस ट्विन में से एक गुजर गया, लेकिन जो बेटी थी, बच्ची थी, मेरी नाम की, एक छोटी नवजात बालक
और उनका छोटा रोकना नाम का बच्चा, ये उनके पीछे देखभाल करने के लिए रह गए और अब्दुल्ला पकरवान क्या हो गए, विधुर हो गए। Abdullah's life would take another surprising turn in the early 1950s when Maryam Behnam came into or resurfaced in his life. तो 1950 में और एक आश्चर्यजनक बदलाव अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा के जीवन में आया 10 साल के पश्चात। अब जब एक बेटा हुआ फिर दूसरा हुआ तो वो उसके पश्चात में उनके 1950 में उनके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया और ये बदलाव उनके जीवन में मरियम बेहनाम ने लाया। देयर रिलेशनशिप फ्रॉम, ये मरियम बेहनम ये उनकी दूसरी पत्नी का नाम, तो उनसे शादी करके ये अचानक से ये हुआ। अब इसके बारे में जो आपको चित्र अभी दिखाया था, फोटो दिखाया था, है ना, ये जो झिलझिला करके किताब, बहुत हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि ये उनकी दूसरी पत्नी में लिखे हुए आत्मचरित्र बहुत जबरदस्त है। इट माइट बी अवेलेबल ऑनलाइन, आई डोंट नो, क्योंकि वैसे क्रांतिकारी किताब है ये। झिलझिला, ए वुमन बिफोर हर टाइम, मतलब समय के पहले, एडवांस जिसको कह सकते हैं। मरियम बेहनाम्स ऑटोबायोग्राफी झिलझिला, ए वुमन बिफोर हर टाइम, tells of her growing up years, her family with Abdullah Pakran, her professional career in the world of culture and arts, and her dedication to women's rights. अब आपकी समझ में आया कितने कर्तव्यगार ये महिला थी कि इसने एक आत्मचरित्र लिखा कि अपने समय के बाहर की महिला, जैसा कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय में किस प्रकार का, या आज भी देखते हैं महिलाओं के लिए इस कम्युनिटी में किस प्रकार का रहता है। और ये अपने समय से बहुत आगे वाली एडवांस प्रगत महिला थी, जैसे कि उसकी वेशभूषा भी दिखाती है। वो उसने ये आत्मचरित्र लिखा जिसमें उसे किस प्रकार से वो बड़ी हो गई, उसको पालन पोषण हुआ, अपने परिवार के बारे में, अब्दुल्ला पकरवान के बारे में, उसके अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में, और कल्चर आर्ट्स में जो उसने महान कार्य किया, और महिलाओं के हकों के लिए, महिला हक के लिए जो उसने समर्पण किया, बहुत कार्य किया, उसके बारे में इस आत्मचरित्र में मरियम ने लिखा है, मरियम बेहनम। अब ये कैसे इनके जीवन में आई, ये भी कैसे अद्भुत एक कहानी है, उसको अब आगे ये बता रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। Their relationship from childhood is certainly worth telling, and thanks to Maryam Behnam's autobiography, Zilzila, a woman before her time, we are able to witness it. ये आत्मचरित्र के कारण अब्दुल्ला के जीवन में आगे क्या हुआ, इन लोग कैसे साथ आए, इनकी शादी कैसे हुई, कई सारी चीजें, कि किस प्रकार का जीवन बाद में अब्दुल्ला पकरवान जिया, ये सब का ब्यौरा हमें इस किताब में मिलता है। इसलिए वो उसको आभार दे रहे हैं राइटर कि उसकी ये जो आत्मचरित्र के कारण में उसने लिखा, झलझला नाम का आत्मचरित्र, उसके कारण हमें कई सारी बातें पता चली और इनके संबंध कैसे आए उसके बारे में भी बताया है कि कैसे बचपन से ये जुड़े हुए थे। अब वो कैसे वो आगे दिया है। Several years before Abdullah's first wife, Fatma-Nisa died, Maryam had shared a road trip with her, quite by coincidence. देखिए कैसा होता है, हमें लगने को संजोग लगता है, लेकिन बाबा चाहते ही होंगे कि इसके जितने भी कर्म है उसको मिटाने का बाबा ने चलाया होगा अभियान। एनीवे, तो अब्दुल्ला पकरवान की जो पहली पत्नी फतमा-नेसा थी, उसकी मृत्यु के कई साल पहले, क्योंकि उनका काफी जीवन काल रहा ना, 40 में उनकी शादी हुई थी, तो उस समय में मरियम जो है दूसरी बेबी, ये इसने, तब वो उनको जानती नहीं थी, उनकी वो बेबी भी नहीं थी, लेकिन संजोग से फतमा-नेसा और मरियम ने एक यात्रा साथ साथ की, दोनों एक यात्रा में साथ थे। अब वहाँ की यात्रा ये हमने खूब पढ़ा है बाबा के इसी किताब में पहले, कि कितनी मुश्किल भरी होती है, 4-4, 6-6, 8-8 दिन लगते थे, रोड ट्रैवल कितना मुश्किल होता था,
तो इस समय की वो कहानी आगे बताते हैं कि कैसे फतमेहनिसा की मृत्यु के कई साल पहले ये दोनों कांटेक्ट में आई, दोनों महिलाएं, और कैसे फतमेहनिसा के माध्यम से ही उसको अब्दुल्ला बकरवान के बारे में पता चला। इसकी कहानी आगे दी गई है। वो कहते हैं, on an extended tour with her father through Iran, Mariam and her group stopped in Kerman to arrange final transfer back to her home area of Bandar Lengeha. अब बंदर गाह अलग जगह है, बंदर लेंगेह अलग जगह है। तो वो कहती है कि उसके पिताजी के साथ ईरान के थ्रू ईरान में से वो जा रही थी, और उसका पूरा दल था। वो लोग केरमन नाम की जगह रुक गए। तो फाइनल अंततः कुछ ट्रांसपोर्ट, उनका सामान एक एरिया से दूसरे एरिया में, पूरा घर उनका शिफ्ट हो रहा था। किसका? मरियम का, जो दूसरी बेबी है छोटा बाबा की। तो उनका जो होम एरिया था, उनकी जगह थी, वो बंदर लेंगे हर जगह पर वो लोग जा रहे थे। मरियम रिलेट्स द इवेंट इन हर बुक। तो अब ये आगे का प्रसंग हम मरियम बेनम की मुख से सुनेंगे। उनकी किताब में ऐसा लिखा गया है, झलझला किताब में क्या लिखती है मरियम बेनम? वो कहती है, फादर हैड टू गेट बैक टू हिज ओन वर्क। पिताजी को अपने काम के लिए वापस जाना था। अब ये लोग यात्रा में थे, उनको अपनी जगह जाना था, बट अचानक ऐसी जरूरत आ गई कि पिताजी को उसको छोड़ के अपनी जगह पर कुछ काम के लिए तुरंत हाजिर होना था। We got word that I should make my way to बंदर लेंगेह। तो उसको अकेली को उस जगह से लेके बंदर लेंगेह नाम की जो जगह है, वहां से उसको अकेली को जाना है। While inquiring at a local garage in Kerman about possibly hiring a vehicle to make the 6-day journey, देखिए 6 दिन की यात्रा, और उस जमाने में लूट डकैती ये बहुत हुआ करती थी। 6-day journey through the mountains to the coast, Mariam noticed a teeny woman with her young son. अब ये वहाँ का जो स्थानिक केरमन नाम की जगह हमने सुना है बाबा की इसी किताब में पहले, केरमन नाम की जगह है। वहाँ पर एक गराज था स्थानिक, उस स्थानिक गराज में वो पूछताछ करने गए, क्योंकि तब ओला उबेर नहीं था, यही तरीका हुआ करता था कोई व्हीकल एंगेज करने का। तो वो गराज जाके उसने पूछताछ की कि 6 दिन की जो उनकी पहाड़ों से, रास्तों से फिर समुद्र किनारे की ओर जाने की ये यात्रा है, उसके लिए उनको कोई व्हीकल, कार वगैरह कुछ मिलेगा क्या यात्रा करने के लिए। तब उसने उस गराज में ये अब्दुल्ला की पहली पत्नी जो थी फतमेहनेसा, उसको अपने छोटे पुत्र के साथ देखा। वो बहुत 3 ही शब्द लिखा है, मतलब छोटी होगी, दुबली पतली और कद में छोटी होगी। आगे वो लिखती है, she मतलब फतमेहनेसा mentioned that she knew of our family through her husband's name of Pakrawan her husband's name of Pakrawan was unfamiliar to me. अब अचानक से फतमेहनेसा मरियम को कह रही है कि वो उनको जानती है, उनके पूरे परिवार को जानती है। अब्दुल्ला की पहली पत्नी फतमेह कह रही, अब्दुल्ला की दूसरी अभी हुई भी नहीं पत्नी, पर होने वाली पत्नी हो मरियम को से वो कह रही है कि वो मरियम के पूरे परिवार को जानती है अब्दुल्ला बकरवान के कारण। जब क्या मरियम को बिल्कुल अब्दुल्ला बकरवान का नाम समझ में आ नहीं गया, कोई उसको उसका, जबकि वो जानते हैं, उनकी पत्नी जानती है, लेकिन ये उनको नहीं जानती है। वो कहती है कि मुझे नाम भी सुना सा नहीं लगा। It turned out she was originally from my home area and now lived in बंदर अब्बास। अब उसे पता चला, किसे? मरियम बेनम को पता चला कि अब छोटा बाबा की जो पहली पत्नी फतमेह थी, वो भी मरियम की होम टाउन में से ही थी, और वो जगह थी बंदर अब्बास। Mariam's father decided her daughter would be in good hands with Fatmehanesa and decided to hire a vehicle
to get them to the host. अब जब मरियम के पिताजी को पता चला कि फतमिया नेसा उनके साथ यात्रा पर जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो फतमिया नेसा के साथ यात्रा में जाती है, क्योंकि वो उनके गांव से है, पड़ोस वाली है, तो उन्होंने कहा कि शी विल बी इन अ सेफ हैंड, वो सुरक्षित रहेगी फतमिया नेसा के साथ यात्रा के लिए, और फिर उनके लिए कॉमन व्हीकल वो हायर कर सकते हैं, शेयर होता है ना वैसा। आगे वो कहती है मरियम बेन्ना, आई होप इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड हु आर लिसनिंग देयर, कि आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो पढ़ रही हूँ लेकिन आप सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। थैंक यू। तो मरियम कहती है, इट वॉज अ स्ट्रेंज एंड कोइंसिडेंटल मीटिंग and it took a number of years before I realized how remarkable this chance meeting actually had been, writes Maria. मैं तक कुछ भी संजोग नहीं होता है, पर दिखने को हम व्यवहार में इस जगत में हर कुछ संजोग की बात लगती है। तो वो मरियम कहती है कि वो कितना अद्भुत था, विलक्षण था, और एक कैसे संजोग की हमारी भेंट हुई। कई साल मुझे लगे इसका एहसास होने में, यह रियलाइज होने के लिए कि कितनी वो विलक्षण, खास, विशेष, उल्लेखनीय ऐसी वो भेंट थी। चांस मीटिंग जिसको हम कहते हैं, संजोग से हम कैसा मिलाप हुआ है, ये कितना अद्भुत था। वो कहती बरसों बाद मुझे इसका एहसास हुआ कि कैसे, किस माध्यम से हमारे जीवन में एक पूरा अनोखा मोड़ आ जाता है। और ठीक यही हो रहा है छोटा बाबा के जीवन में। जैसे वो मेहर जी का काम नहीं ले रहा था, उसके अचानक ट्रांसफर हो गए, उसको मेहर जी ने उन्होंने राजी किया। फिर उसकी पहली पत्नी से दूसरी पत्नी, मतलब पत्नी होने के कई साल पहले कैसे मिलती है संजोग से, कैसे उसको अब्दुल्ला के बारे में पता चलता है, आगे हम सुनने जा रहे हैं। ये कहानी अभी तो शुरू हुई। तो वो कहती है बहुत विलक्षण बात थी, ऐसा मरियम कहती है। On arriving in Bandar Abbas, Fatma Nisa asked Mariam to her home to freshen up before continuing on to Bandar Langeh. She remembers the house. अब क्या होता है, दो महिलाएं हैं, देखो, है ना, एक महिला ढूंढ रही, लड़की है, महिला कहने के बदले वो लड़की है जिसको अकेले जाना है, वो ढूंढ रही जाने के लिए, यात्रा के लिए कोई परिवहन का साधन मिलता है क्या। 6 दिन की पहाड़ों से यात्रा है। उस जमाने के 1940-45 की बात होगी। उसी समय ये महिला अपने पुत्र के साथ उसको मिलती, जो उसके प्रदेश से ही, होम टाउन से थे। उसके पिताजी बोलते अच्छा हुआ तुमको इसके साथ मिल गया, दोनों जाओ। अब जब साथ 6 दिन की यात्रा है, तो स्वाभाविक है बंदर अब्बास पहुंचने के बाद जो फतमिया नेसा है, छोटा बाबा की पत्नी, वो मरियम को कहती है कि अब इतनी लंबी यात्रा करके है, तुम पहले मेरे घर चलो, थोड़ा आराम करो, फ्रेश हो जाओ, और फिर बंदर लेंगे के लिए चले जाना। स्वाभाविक था, कोई भी कहेगा चलो फ्रेश हो जाओ फिर आगे जाओ। अब के जैसे तभी सभी सुविधाएं नहीं थी ना। शी रिमेम्बर्स द हाउस, मरियम को उनका घर भी याद है। तो इन संक्षेप में अब्दुल्ला की पहली पत्नी उसको, होने वाली पत्नी को कह सकते हैं, उनके घर लेके गई। ये कैसे संजोग की बातें होती है। वो उसको अपने घर इस उद्देश्य से लेके गई कि चलो ये हमारे घर फ्रेश हो जाएगी। मरियम कहती है अब उनके घर का जो डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पता चलेगा उससे छोटा बाबा किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। वो कहती है I found myself in a room which was overflowing with books. मैं उनके घर गई तो मुझे याद है उन दिनों, हाँ आज अगर किसी के घर जाते हैं तो ठीक है, उन दिनों इतनी किताबें कोई रखता नहीं था। तो वो कहती जब मैं उनके घर में गई तो मुझे अभी भी याद है कि खचाखच किताबों से उनका किताब घर भरा था। I saw copies of National Geographic, a big Oxford dictionary, Persian literature, and Shakespeare's plays, all jostling for
स्पेस। वो कहती है कि किताबों का जो कपाट था वो खचाखच भरा था, किताबें बाहर आ रहे थे, उसमें जगह नहीं किताबों को रखने के लिए। ऐसा मैंने उनका देखा हालत कि उसमें नेशनल ज्योग्राफिक की किताबें थे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, पर्शियन लिटरेचर के बारे में था, शेक्सपियर के नाटक थे, सभी प्रकार के ऐसे किताब उस कपाट में भरे पड़े थे। ये चाहत, ये डिफरेंट रीडिंग किसने इनमें पैदा किया था? महराश्रम की वो दिन थी। बाबा इस प्रकार का पूरा उनको वहां पढ़ाते थे। एनीवे, आगे चलते। They all looked well maintained, and I deduced that the man who owned the library was not the normal Bandar Abbas businessman. वो मरियम ने उसको देख के तुरंत ताड़ लिया। वो देख के मुझे इतना वो वेल मेंटेन था, अच्छी तरह से रखा था, वेल मैनेज था। वो कहती है उसको देख के मैंने निष्कर्ष निकाला, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये जो व्यक्ति है, इसका हस्बैंड मतलब अपना छोटा बाबा, ये बंदर अब्बास का जो नॉर्मल बिजनेसमैन व्यापारी रहता है, यहाँ के लोगों जैसा कॉमन मैन नहीं दिखता है, कि जिसने इतनी बढ़िया लाइब्रेरी खुद की बनाई है। My husband is completely mad, फतमेहनेसा said to मरियम। जैसा होता है यहाँ तरीके से, तो यहाँ तो बात ही अलौकिक थी, है ना। छठवीं भूमिका के आदमी के साथ ये फतमेहनेसा ने शादी की, तो ये तो होना ही था। वो मरियम को कहती है कि मेरा पति पूरा पागल है। पागल इन द सेंस कि किस प्रकार से हम आगे देखेंगे। क्यों पागल कहती? He cares more for his books than he does for his family. अपने परिवार से भी उसको अपने किताबों की चिंता ज्यादा रहती है। Mariam recalls being intrigued enough to have wanted to meet this man. वो लाइब्रेरी देख के, ये सब देख के इसका इतना प्रभाव हुआ मरियम के ऊपर को उसको याद है कि उसको इतना इच्छा हो गई, इतने वो इंट्रिग हो गई कि उसको सब देख के, ये किताब और लाइब्रेरी देख के उसको लगा कि अरे आई मस्ट मीट दिस मैन, कि इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। बट अब्दुल्ला वॉज अवे ऑन बिजनेस एट द टाइम। तो अब्दुल्ला पकरवान उस समय घर नहीं थे, अपने बिजनेस के सिलसिले में वो दूर गए थे। क्योंकि ये 1950 में आप सोचोगे क्या है कि छोटा बाबा ने अपना मेहर जी करके गया, तो पर्शिया छोड़ के गए थे, तो इसने अपना कारोबार शुरू किया था। वो क्या क्या आगे किया जीवन में, वो भी आगे आने वाला है, हम देखेंगे। On returning to Bandar Lenge, Mariam heard more about Abdullah through a family member. अब वो अपने घर जब बंदर लेंगे नाम की जगह मरियम गई, तो वहां उसने छोटा बाबा या अब्दुल्ला पकरवान के बारे में उसके अपने परिवारजनों से और सुना। क्योंकि अब्दुल्ला पकरवान कैसा था हमने सुना, किसको याद है? हमने सुना है बाबा के आश्रम में वो स्वयं ईरान से आया था। जब वो मेहराबाद आया तो चल के आया था काफी सारा स्टेशन से। वो ऑर्फन था, उसके माता पिता नहीं थे, आप लोगों को याद होगा, और तब से वो बाबा के पास था। तो ये सारी हकीकत कहानी उसे अपने परिवारजनों से सुनने को मिली। The relatives shuddered and was horrified that I had actually gone into Abdullah Pakar's house. All she would say was that he was crazy. इसकी क्या ख्याति थी अब्दुल्ला की? He was crazy. उसकी पत्नी कह रही he is mad, क्योंकि इस जगत का वो व्यक्ति था ही नहीं, होगा ही कैसा। ठीक है, थैंक यू मेहर प्रसाद जी। हम यहाँ रुकते हैं, और जैसे कि आज किसको कहा वो अपनी प्रेयर शुरू कर सकते हैं बराबर 7 बजे। आज प्रेयर किसको दी है? सुषमा जी को दिए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आगे नहीं, वरना तुम्हारा